अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फरहान खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम साइबर क्राइम में, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया के इस दौर में हमारा प्रोग्राम साइबर क्राइम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आप लोगों को मैक्सिमम सोशल मीडिया पे होने वाले क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के हवाले से बताते हैं। आज का प्रोग्राम भी इसी हवाले से है और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट, हम ये कहेंगे हमारे बड़े ही प्यारे और बड़े मोअज़्ज़िज़ गेस्ट जिन्होंने इस प्रोग्राम की इब्तिदा हमारे साथ की थी। आज हमारे साथ हैं जनाब मोहम्मद आसिफ इकबाल साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA। सर, वेरी वार्म वेलकम जी, थैंक यू सो मच। और मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि साइबर क्राइम और FIA के लोग नॉर्मली लोगों को पकड़ते हैं जो क्राइम कर रहे थे। आज हमने आसिफ साहब को पकड़ लिया है। सर, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। बस फरहान साहब, बड़ा शुक्रिया अवेयरनेस के लिए। बड़ा अच्छा आपका ये चैनल और प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं अपनी कंप्लेंट्स लेके, तो वो बताते हैं कि सर हमने थोड़ा सा अवेयर हम लोग हो गए थे उर्दू पॉइंट को देख के, तो सर आपने दूरी इख्तियार कर ली। तो नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, ये बड़ी हकीकत है आसिफ साहब। मैसेज होता है, जब मैसेज देखते हैं और यकीनन एक दो बंदे भी अगर किसी के पल्ले कोई बात चली जाए तो ये मेरे ख्याल में वो हक अदा हो जाता है उस प्रोग्राम का, उस करने वाले का, और ख़ासतौर पर आप जैसे लोग जो बताने वाले होते हैं इन चीज़ों के। अच्छा सर, कैसी ज़िंदगी गुजरी है? बस अल्लाह का शुक्र। ठीक है। किधर इतनी मसरूफियत, इतना आपने टाइम बहुत अच्छे के बाद आ जाए? मसरूफियत फरहान साहब ऐसा है कि आपको पता है कि साइबर क्राइम ये तो बड़ा, मैं वैसे इम्प्रेस हूँ आपका टॉपिक ही साइबर क्राइम है, जो मतलब द मोस्ट इमर्जिंग क्राइम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान में भी खास तौर पे। तो ये लोगों को अवेयर करना बड़ा ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि फ्लड आ गया है जी कंप्लेंट्स का हमारे पास, और जो भी आता है वो बड़ा वो पैनिक सी सिचुएशन होती है उनकी, बड़ा मतलब बहुत बुरा हाल होता है लोगों का जब आते हैं। तो वहाँ की मसरूफियत जो है ना वो इतनी ज़्यादा है कि हम इससे अंदाज़ा ये कर सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से आप पर थोड़ा सा डिले होता रहा। लेकिन चले, देर आए दुरुस्त आए तो सही। नहीं जी, हम तो हाजिर हैं जी इस काम के लिए, लोगों को बताने के लिए। एग्जैक्टली। तो मतलब आप जब भी बुलाते हैं हम लोग आते हैं। अच्छा आसिफ साहब, चूँकि आपकी मसरूफियत से मैं ये अंदाज़ा कर सकता हूँ कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है, क्या ये बात ठीक है? जी बिल्कुल जी, ये पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से जो होने वाला जो क्राइम है वो यही साइबर क्राइम है। उसकी रीज़न ये है कि टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है, और एक्सेस का ये आप देख लें कि जितने मोबाइल के यूज़र्स हैं 4G और 3G आने के बाद इसकी एक्सेस बड़ी इजी हो गई है। यानी पहले आपको फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट यूज़ बनाने के लिए आपको कंप्यूटर चाहिए होता था, लैपटॉप चाहिए होता था। अब तो एंड्रॉयड मोबाइल है, हर बंदे के पास है, हर बंदा इसको यूज़ कर रहा है। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं वहाँ पे बैठ के ऑफिस में कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं बट वो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, वो ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, वो जीमेल, हॉटमेल, याहू, यानी सोशल मीडिया के जितने भी ऐप्स हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी वजह से इसका फ्लड आ गया है ये कंप्लेंट्स का। और ये अच्छा, एक तो यूज़र होता है ना, एक नॉर्मली इंसान यूज़ कर रहा है, लेकिन जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये थोड़ा थ्रेडिंग है, अलार्मिंग है। जी डेफिनेटली, यूज़ करने से मना ना हम लोग करेंगे, ना हमें करना चाहिए, ना मना होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ हमने चलना है, इससे पीछे नहीं रहना। एजुकेशन भी है ये, और इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। आप देखें ना कि यानी सो मच सो कि आपने अब अगर किसी के, मैं अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये मैप यूज़ होता है कि किसी के घर भी जाना है, गूगल मैप यूज़ कर लेते हैं आप उसके घर पहुंच जाते हैं, आपको पता ही नहीं था कि वो कहाँ पे रहता है। इसके फ़ायदे तो बेशुमार है। इसमें कोई शक नहीं है। यूज़ हमने करना है, बट लोगों को बताना ये ज़रूरी है कि यूज़ करना किस तरह से है, कौन से नॉर्म्स हैं, कौन सी इसमें कहाँ पे उनको ब्रेक लगानी चाहिए, कौन सी चीज़ जो है वो क्राइम में आ जाती है, बिल्कुल ये बताना है। अच्छा आसिफ साहब, आज मैं चाहूँगा कि अपने हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो कि साइबर क्राइम एक्ट के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं और सोशल मीडिया की अवेयरनेस के हवाले से हम बात कर चुके हैं, जो कार्रवाइयाँ FIA ने जो रिसेंट की, हम चाहेंगे कि वो कौन से ऐसे विक्टिम्स थे, वो कौन से ऐसे लोग थे जिनकी आपके पास कंप्लेंट्स आई, जो बहुत इमर्जिंग आपको नज़र आए कि इसके अंदर ये बहुत अलार्मिंग है और बड़ा अफसोसनाक है। ऐसी कोई 2-3 कार्रवाइयाँ बताएं ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले और वो लोग जो इस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना की कोशिश कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा
इस चीज़ को गौर करें? जी, ये तो स्टोरीज़ तो बहुत सारी हैं और बल्कि यहाँ तक हो चुका है कि हम लोगों ने वो कुछ देख लिया हुआ है यहाँ पे बैठ के कि थोड़ा सा वो बंदा जैसे अपनी तबीयत भी वहमी सी हो जाती है बंदे की कि यार ये ना हो कोई यानी अगर हमें फेसबुक पे ऐड करता है कोई कॉल आ जाती है तो हम एक से ज़्यादा दफ़ा सोचते हैं कि कोई ट्रैप ना हो, क्योंकि हमारा काम इस तरह का है कि लोगों के मसाइल को हल करते करते कुछ लोगों के मसाइल हमारे साथ शुरू भी हो जाते हैं। तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। देखिए जी, एक ऐसा भी है, यानी मैं डराऊंगा नहीं यहाँ पे लोगों को सोशल मीडिया से, लेकिन अवेयर करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमने ये भी देखा, ऑलरेडी शायद मैं बात भी कर चुका हूँ कि सिस्टर ने अपनी सिस्टर और बहनोई की वीडियोस और पिक्चर्स बना के अपलोड करती रही और वो हमने ट्रैक की। आज हम लोग ऑफिस में बैठे बात कर रहे थे, एक हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, उनके पास आई है कि एक भाई अपने भाई और उसके इन लॉज को सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर रहा है, उनकी तस्वीरें, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनके फैमिली के सीक्रेट्स जो हैं बहुत सारी। अभी रात को हमने एक रेड किया, उसमें ऐसा था कि एक लड़की और लड़के की क्लास फेलोज थे, वो उनकी दोस्ती थी। तो हुआ ये कि कुछ उनकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई किसी वजह से, लड़के ने लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसकी रीज़न ब्लैकमेलिंग की ये थी कि जब उनके अच्छे टर्म्स थे तो वो इतना आगे चले गए कि उन्होंने लड़के ने वो जो लड़की थी उसकी कुछ गैर इखलाकी तस्वीर बना ली और उन तस्वीर में ये भी नहीं नज़र आ रहा था कि जैसे कोई किसी की ज़बरदस्ती बनाता है। इवन अपने यानी कंसेंट के साथ भी कोई लड़की अगर पिक्चर देती है तो जाहिर है वल्नरेबल अपने आप को खुद करती है। वो ब्लैकमेल होना शुरू हो गई। उसके भाई की शादी पे उस लड़के ने उसको शादी अटेंड नहीं करने दी, लड़की ने सुसाइड की कोशिश की। अच्छा। हॉस्पिटलाइज हुई उस दिन जिस दिन उसके भाई की मंगनी थी। घर वालों को तब पता चला कि ये क्या चल रहा है। पिछले लास्ट 6 मंथ से वो लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा था कि मुझे आके मिलो, मुझे पैसे लेता था उससे, मज़ीद उससे ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस की और पिक्चर्स की डिमांड कर रहा था। 6 माह से वो ब्लैकमेल हो रही थी लड़की। अब जब उसने सुसाइड की कोशिश की तो उसके घर वालों को पता चला तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा। तो हमें जब पता चला हमने रात को लड़के को अरेस्ट किया। अच्छा। हाँ, उसके मोबाइल से भी चीज़ें निकली हैं, फिर वो उसको डरा रहा था, वो सारा ब्लैकमेलिंग का स्टफ़ निकला उसके पास से। और थोड़ा सा ये भी था कि कुछ दोनों फैमिलीज़ को भी थोड़ा सा आइडिया था कि इनका कोई आपस में जो रिलेशन है वो ठीक नहीं है। तो जाहिर है पेरेंट्स को नज़र रखनी चाहिए और पेरेंट्स को इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान इस तरह से देना चाहिए कि बच्चों को रोकना भी चाहिए। अब लड़के को हमने अरेस्ट किया, लेकिन ये कि कभी आप लड़की को भी अरेस्ट किया? नहीं, लड़की तो कंप्लेनेंट थी, जाहिर है इस स्टेज पे वो। अच्छा, इधर एक सवाल ये पैदा होता है कि जो लड़की ने अपनी मर्ज़ी से अगर कुछ तस्वीर उसको अच्छे जब ताल्लुकात थे खुशगवार माहौल के अंदर भेज दी, मुकाबला एतराज़ भी हो सकती हैं, तो उस सूरत के अंदर लड़के के ऊपर जो फ़र्द जुर्म आयद होता है वो किस तरह होता है? देखिए, उसमें जो डिफ़ाइन की गई हैं चीज़ें, साइबर के जो लॉज हैं, उसमें अगर कोई किसी को अपनी मर्ज़ी से भी लड़की अगर लड़के को, या हमने ये भी देखा कि लड़कियों ने लड़कों को ब्लैकमेल किया। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई किसी को पिक्चर भेज देता है अपनी रजामंदी से वो क्राइम तो नहीं है, जाहिर है। हाँ, जब कोई लड़का या लड़की उसको ब्लैकमेलिंग के लिए यूज ऑफिशियली क्राइम नहीं है, लेकिन इखलाकी तौर पे क्राइम, इखलाकी तौर पे तो जाहिर है उनका आपस का रिलेशन भी है। मतलब आप उसकी जस्टिफिकेशन भी नहीं दे सकते हो कि वो किसी लीगल रिलेशनशिप में नहीं है। बट आपकी अभी को एजुकेशन है, हम लोग भी यूनिवर्सिटी से, मतलब हमारे ये है कि आप जब आप क्लास फेलोज होते हैं तो आपकी जाहिर है आप पढ़ते हो, ग्रुप में बैठ के पढ़ते हो, आपके वैसे भी मतलब दोस्तियां होती हैं। अब तो वैसे भी सोशल मीडिया ने बड़ा आसान कर दिया है, वो कर दिया। लेकिन इस चीज़ को दूसरी साइड पे लेके जाना जहाँ पे क्राइम शुरू होता है, तो जाहिर है वो चीज़ फिर काबिल बर्दाश्त नहीं होती, ना ही उन लोगों के लिए, फिर उन बच्चों को भी तब पता चलता है जब वो चीज़ें वो कर रहे होते हैं अच्छे टाइम में, जब वो बाउंस बैक होना शुरू होती हैं तो तब उनको एहसास होता है कि हमने गलत किया था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इधर एक जो मैसेज हमारे देखने वालों के लिए वो ये है कि जो भी लड़कियाँ या लड़के, आप यकीनन हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपका रिलेशन है उसको ख़त्म कर दें, लेकिन प्लीज़ बी इन अ लिमिट्स।
आप लोगों को अपनी लिमिट्स का ख्याल करना होगा, आप लोगों को अपनी इज़्ज़त का ख्याल करना होगा, आप लोगों को अपने घर वालों की इज़्ज़त का ख्याल करना होगा। और फिर उसके बाद ये मसाइल, ये सब प्रॉब्लम्स बाद में जो होती हैं वो बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा सर, ये तो आपके पास जो जिस लड़की ने कंप्लेन कर दी आ गई, आपसे शिकायत भी बहुत ज़्यादा है कि आप लोग बात नहीं सुनते। इसकी क्या वजह, आप क्यों नहीं सुनते? बहुत से लोग हैं कहते हैं जी हम ईमेल्स कर रहे हैं, हम रब्ता कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात नहीं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। जी, उसमें कुछ लोग ठीक भी कह सकते हैं, हो सकता है कि ठीक कह रहे हो। रीज़न ये है कि अगर कोई ईमेल करता है तो हमारे पास रोज़ की फरहान साहब 40 to 50 आजकल ईमेल पर डे जो रोज़ हमारे सिर्फ लाहौर में, पंजाब में, अच्छा, पंजाब की कंपनी, अच्छा 40 to 50 रोज़ आ रहे हैं। ये किन शहरों की, लाहौर की बात करेंगे, गिरदोनवाब? पंजाब, में, 33 डिस्ट्रिक्ट्स जो है ना, ठीक वो है। हम लोग एक यहाँ पे बैठ के वो देख रहे हैं। अब रोज़ की 35 से 40, नेक्स्ट डे भी 35-40 आनी है, 20 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं। अब इतना फ्लड आया हुआ है कंप्लेंट्स का, उसमें होता ये है कि हमारे कुछ सेट प्रोसीजर्स हैं। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर है कि जो साइबर क्राइम का विक्टिम है उसके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि अगर उस ऑफेंडर ने उसको पब्लिक कर दिया, उसके स्टफ़ को जो उसने उसको भेजा है या उससे बनवाया या दिया है, अगर उसको पब्लिक कर दिया तो वो रिपेयरेबल लॉस नहीं है उसका। ठीक है, हमें अंदाज़ा ज़रूर है इस चीज़ का, लेकिन सूरत हाल ये होती है, कुछ ऐसे रेट्स होते हैं, हम रोज़, हमारी रोज़ की रूटीन है 10, 11, 12 बजे रात को हम लोग घर जाते हैं और सुबह फिर हमने कोर्ट पहुंचना है या हमने ऑफिस पहुंचना है या हमने रेट पे जाना है। हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो बंदा ईमेल करता है, अगर वो सेंट्रलाइज्ड ईमेल पे ईमेल करता है, जो इस्लामाबाद में हमारा सेंट्रलाइज्ड साइबर क्राइम का ईमेल है, वो टाइम लेता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसने प्रोसेस होना है। प्रोसेस होने के बाद वो लाहौर, KPK, राइट, कराची या क्वेटा, जहाँ पे भी उसको भेजा जाएगा, वो कुछ 10 से 15 दिन ले लेंगे इसमें। तो शायद वो 10-15 दिन का जो प्रोसेस है, प्रोसेसिंग टाइम है रोज़ की कंप्लेंट्स का, ठीक है, उसको, लेकिन इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हम उसका इस तरह से मैकेनिज्म बनाना चाह रहे हैं कि वो जिस तरह से ऑनलाइन वहाँ पे जाए, वो वैसे ही फॉरवर्ड जो भी कंसर्न्ड उसके ऑफिस होगा, उसको चला जाए, यस, उसको निकाल के उसको फाइल बनाने की बजाय उसको वैसे ही ऑनलाइन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें। और फिर हम यहाँ पे कुछ ऐसा देखिए, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है फरहान साहब हमारा यहाँ पे, हमने उसके मुताबिक चलना है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर एक बंदा आता है, उसके पास जस्ट एक कंप्लेंट है कि ये बंदा मुझे थ्रेट कर रहा है, हम उठे और जाके बंदे को पकड़ लें और वो कंप्लेंट झूठी भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है आप लोग। जी, जो हमारा साइबर क्राइम का, वैसे ओवरऑल FIA का और हमारा साइबर क्राइम का, हम तब तक बंदे को टच नहीं करते जो एलेज होता है, जो आप कह लें कि जो ऑफेंडर है, जब तक हमारे पास उसके खिलाफ प्लाजेबल एविडेंस नहीं आता। ठीक है, वो यूं भी हुआ है, हमारे लोग मतलब हमारे पास आते हैं, हम उनका देखते हैं कि बंदा ट्रैप हो सकता है, बंदे को पकड़ा जा सकता है, तो उसी दिन पकड़ लेते हैं हम लोग। बहुत सारे इस तरह के केसेस मेरे पास और हमारे बाकी ऑफिसर्स के पास एग्जांपल्स हैं कि लोग आते हैं कंप्लेंट लेके, हम फौरी तौर पे उस पर हमें नज़र आ रहा होता है कि अभी पकड़ के जो मीडिया सीज करेंगे उसमें हमें एविडेंस मिल सकता है, तो हम लोग उसको उसी दिन उसका हल कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन अब इस तरह से है कि एक तो कंप्लेंट्स का बहुत ज़्यादा फ्लड आया हुआ है, दूसरा ये कि कुछ ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं जिनका उस टाइम पे जो इस तरह से हल हो नहीं सकती। अच्छा आसिफ साहब, मुझे ये बताइए कि नॉर्मली ये होता है कि जिस तरह आप लोग रेड करते हैं, ये जिस तरह ब्लैकमेलिंग का एक केस चल रहा था, तो अगर उस लड़के के ऊपर केस बनता है तो वो क्या केस बनेगा और कितनी सज़ा उसको मिलेगी? जी, इसमें हमारे पास डिफाइंड है जितने भी क्राइम्स हैं, स्टफ़ पे डिपेंड करता है। अगर स्टफ़ जो है वो ऑब्जेक्शनेबल है, उसको जो हमारे लॉ में डिफाइन किया गया वो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेजेस एंड वीडियोस, ठीक है, जो उसमें डिफाइन किया गया, अगर ये है तो वो नॉन बेलेबल है और उसकी 5 साल की सज़ा है। अगर वो माइनर होगा तो 7 साल की सज़ा है। अच्छा, और अगर जो सिंपल पिक्चर्स, आप किसी की सिंपल पिक्चर भी नहीं लगा सकते हो, फेक अकाउंट भी नहीं बना सकते, फेक अकाउंट भी नहीं बना सकते, उसमें भी 3 साल की सज़ा है। राइट जी, राइट। अच्छा, फेक अकाउंट भी नहीं बना सकते, आप पिक्चर भी नहीं लगा सकते, वीडियो, इन सब के ऊपर सज़ा है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट्स
की कॉपीराइट्स हो जाती हैं, सपोज़ कोई भी वेबसाइट है किसी भी कंपनी की, उसके नाम से या किसी भी अदारे के नाम से, तो उसके ऊपर भी सज़ाएं? जी बिल्कुल, उसके ऊपर हमारा सेक्शन 16 लगता है, थेफ्ट ऑफ वो आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन जो किसी की होती है, और इस पे भी 2 साल की सज़ा है। और अच्छा। इसके अलावा और भी, मतलब आप देख लेते हो कि आपके हमारे पास एक तो स्पेसिफिक ये साइबर क्राइम का लॉ है, इसके अलावा जो पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड के जो हमारे पास ऑफेंसेस हैं वो भी हम साथ में ऐड करते हैं। यानी अगर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसको यूज़ करना, उसको फॉर्ज करना, अगर वो फॉर्ज किए गए आपका स्टफ़ उठा के उसको फॉर्ज करके एडिट करके आगे पब्लिश किया गया है, तो उसमें 468, 471 जो सेक्शंस हैं वो होते हैं, उसमें 420 भी हम ऐड कर देते होते हैं, 419 भी होता है अगर कोई प्रिटेंड करता है आपका और होता कोई और है। तो ये मतलब डिपेंड करता है कि जिस तरह का कोई क्राइम कर रहा है, जिस तरह की उसकी कंप्लेंट होती है, उसमें जो चीज़ आती है वो। ठीक है। अच्छा, FIA का एक केस और एक नॉर्मल FIR में क्या फ़र्क होता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है जी। अच्छा। यह कोई कंपैरिजन नहीं है इसका। उसकी रीज़न ये है कि आप एक एप्लीकेशन लेके जाते हो तो उस पर FIR कर दी जाती है, वो रिप्रोड्यूस कर दी जाती है एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। जबकि हमारे पास जो कंप्लेंट आती है, हम उसको, हमारे पास 90 डेज़ हैं ऑफिशियली, हम उसकी इंक्वायरी करते हैं, उसमें एविडेंस कलेक्ट करते हैं। अगर एविडेंस उसके जो कंप्लेंट है उसके अगेंस्ट एविडेंस जो है वो प्लाजिबल आ जाता है, वो जस्टिफाई कर जाती है कंप्लेंट, तो फिर हम FIR करते हैं। हमारी FIR जो है वो एविडेंस बेस्ड होती है, और हमारे पास जो है वो अगर 10 लोग भी आके कह दें कि ये कंप्लेंट जेन्युइन है, हमारे पास ये इसकी बेस पे हम लोग नहीं करते। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना ज़रूरी है। तो जब हम FIR करते हैं वो क्वैश नहीं होती, वो हमारी FIR जो FIA की होती हैं वो सीरियस होती हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता होगा आपको, फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं, आपके ऊपर भी हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? प्रेशर तो हम उसको प्रेशर समझते ही नहीं है। अच्छा, हाँ। आदी हो जाते हैं? नहीं, मतलब कॉल्स तो लोगों ने देखे, हमारे यहाँ पे कल्चर है कि लोग सिफारिश ढूंढते हैं, हर तरह का तरीका उन्होंने फ़ोन्स करवाने, वो रूटीन है हमारे पास। जिसकी भी कॉल आ जाएगी हम लोग, क्योंकि देखें साइबर क्राइम जो है ना, इसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। राइट। अगर किसी का IP एड्रेस आ गया है, अगर किसी का मोबाइल यूज़ हुआ है, उसकी फ्रेंजिक्स हो गई है, IP के लॉग्स आ गए हैं, और बाकी जो हमारा जो इसमें है उसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। तो जब एक बंदे के खिलाफ एविडेंस आ गया, हम कैसे निकालेंगे उसको? बिल्कुल। हमें जो मर्जी कॉल कर ले, हमें जो मर्जी जैसे मर्जी कह ले, हमने मेरिट पे काम करना है, और ये हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है, मेरिट पे हो रहा है, और बाकी ये फ़ोन शोन तो मतलब ये नॉर्मल है, इसकी कोई ऐसी टेंशन नहीं होती। लेकिन यह है कि प्रेशर तो होता है एक नॉर्मली। अच्छा सर, अब ये हम इससे जज कर सकते हैं आपकी सारी बातों से, चूँकि हम आज क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर आप साइबर क्राइम के केस में फंस जाते हो, आपकी बचत नहीं है। नहीं, आप नहीं निकल सकते। अगर देखें साइबर क्राइम में, मैं ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि जो एविडेंस होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप उससे निकल नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। आज सब कोई मैसेज हमारे देखने वालों को हमेशा आपसे एक बड़ा अच्छा मैसेज हमें मिलता है, वो लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं या होने की कोशिश करते हैं, या उनको ख्याल भी आता है, तो उस हवाले से कोई पैगाम हमारे देखने वालों के लिए? जी बिल्कुल, वही पैगाम जो हमेशा देते हैं जी। सोशल मीडिया को जब यूज़ करना है तो उसका पॉजिटिव यूज़ करना है, कोशिश करें। लोगों को असल में पता नहीं होता कि ये क्राइम करने हम लोग जा रहे हैं। किसी की प्रोफाइल बना देना, किसी की प्रोफाइल या इन्फॉर्मेशन को हैक करना, ये शरारत नहीं रही, ये क्राइम डिक्लेयर हो गया पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी। कोशिश करें कि लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील ना करें और उसको शरारतन यूज़ ना करें, क्योंकि वो जाहिर है कि हम लोग हैं, अब जो हमारे हाथ आता है तो जाहिर है वो फिर आगे का म्यूज़िक उसको फेस करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि इस चीज़ से अवॉइड ही करें, लोगों को तंग ना करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आसिफ इकबाल साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA हमारे साथ थे। और बस जाते जाते यही बात करूँगा कि अपने आप को बचा के और अपने गिरदनवा को बचा के अपने माहौल को बेहतर बनाना है, तो हमें अपने बच्चों पे नज़र रखनी है, उनकी एक्टिविटीज़ को देखना है, गौर करना है कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें हमने ऐसे नहीं छोड़ना। अपने मेज़बान फरहान खान को साइबर क्राइम से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने एतबार की, सांसन वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।